चलो देखो, ये बायट सावर्ट लॉ, नेक्स्ट हेडिंग डालो बायट सावर्ट लॉ। जो मैग्नेट, जो अपना जो टेलीस्कोप वाला पार्ट होता है ना, अभी आज इसके बाद खत्म कर लेंगे। यहाँ से देखो, बायट सावर्ट लॉ में हमें क्या बताया गया था कि कोई भी एक करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था इनने कि मान लो एक वायर ले रहे हैं जिससे आई करंट का फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, डी है, और यहाँ से आर पोजीशन वेक्टर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करें तो ये हमने एंगल देखा कितना, थीटा। तो जो बी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन किसके, आर क्यूब के। जो डीएल है वो हमारा क्या है बेसिकली, तो जो इस करंट एलिमेंट की लेंथ है, जो आर है वो इसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ये करंट एलिमेंट, और म्यू नॉट जो है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो बी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और एसआई यूनिट, और 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -4, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर। जो गॉस होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये टेस्ला हो जाएगा, और यहाँ से पर एम्पियर, और यहाँ से ये मीटर स्क्वायर आएगा, नीचे मीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर। अब इसका यूज करके हमने एक जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया एक करंट वायर के कारण, जिससे कि मान लो आई करंट का फ्लो हो रहा है, और हमने निकाला कहाँ पे, डी डिस्टेंस। मान लेते हैं कि इसका ये एंड जो है वो D1 या सॉरी थीटा 1 एंगल सबटेंड कर रहा है, और जो दूसरा एंड है वो थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो D वर्सेस, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण पता है। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, y डिस्टेंस पे एक dy लेंथ का वायर कंसीडर कर लिया, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमने डिस्टेंस ले लिया स्मॉल r के बराबर। जो करंट एलिमेंट लिया तो dl का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, r इधर की तरफ, और यहां से ये हमने लिया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये किसके बराबर होगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये किसके बराबर, तो पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा के बराबर, ये एंगल होगा। एक और चीज देखो, जो dl क्रॉस r करते हैं तो dl ऊपर की तरफ है, r वेक्टर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर है इधर की तरफ, तो dl क्रॉस r करोगे ये पॉइंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा कि नीचे की तरफ, अंदर की तरफ होगा। तो एक तो आएगा क्रॉस का साइन यूज करते हैं, और एक डॉट का। क्रॉस जो होता है वो इनवर्ड होता है या इनटू द प्लेन के लिए, और ये जो होता है वो आउट ऑफ द प्लेन के लिए होता है। तो देखो यहां से अगर देखेंगे तो dB की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना I, और इंटू dl क्रॉस r करोगे तो dl की वैल्यू किसके बराबर, तो dy इंटू क्रॉस r है तो यहां से dy इंटू r इंटू किसके बराबर, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, और अपॉन किसके, तो r क्यूब के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इसका यहां से जो एक्सप्रेशन मिला अपने पास उसके हिसाब से, तो जो dB की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I अपॉन 4 पाई इनटू dy, और ये आएगा कितना, तो r से r कैंसिल आउट हुआ, और ये sin पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा sin थीटा के बराबर, सॉरी cos थीटा, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा जो आएगा वो cos थीटा अपॉन किसके,
तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, एक तो y भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे y की वैल्यू चेंज होगी, ये r भी वेरिएबल है और ये थीटा एंगल भी चेंज होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि तीन वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि एक बार cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी d अपॉन कितना r के बराबर। तो जो r इक्वल्स टू लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम लोग d sec थीटा के बराबर, ठीक है। और वही अगर हम लोग y का रिलेशन निकालना चाहे तो y और एक कांस्टेंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन किसके d के बराबर। तो y इक्वल्स टू आएगा d tan थीटा यानी dy by d थीटा करें तो ये किसके बराबर आएगा, तो d sec स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी फाइनली dy इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो d sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर। dy की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो d sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर। अब यहां से सारे वेरिएबल जो है वो हम लोग किस में लेंगे, थीटा के टर्म में। तो अब अगर b की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ से एक और चीज ध्यान रखना, जो dl क्रॉस r से मिल रहा है तो b हमारा जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट इनटू i अपॉन 4 पाई इनटू इस किसके बराबर, तो dy की जगह पे क्या लिखेंगे, तो d sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, तो d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, यहां से ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा वेरिएबल से थीटा है तो म्यू नॉट i बाई 4 पाई d और इनटू cos थीटा d थीटा। तो थीटा की जो लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो वो नीचे की तरफ माइनस थीटा 1 से ऊपर कहां तक जा रहा है, प्लस थीटा 2 तक। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2 तक। तो फाइनली b इक्वल्स टू म्यू नॉट i बाई 4 पाई d cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा और लिमिट कहां से कहां तक, थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। तो फाइनली इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी b इक्वल्स टू म्यू नॉट i बाई 4 पाई d sin थीटा 2 प्लस किसके sin थीटा 1 के बराबर। ये आपने दोनों sin थीटा 2 तो थीटा 2 लिख दिया, थीटा 2 sin थीटा 2 थीटा 2 थीटा 1 लिख दिया। अच्छा ये वाला यहाँ से माइनस थीटा 1 से लेकर के कहां तक होगा, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1। अब अगर इसका अप्रोक्सीमेट ये निकालेंगे कि अगर हम एक सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण निकाल रहे हैं, मान लेते हैं अगर सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण अगर निकालेंगे तो उस केस में ये किसके बराबर होगा, तो ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड होगा। तो नीचे जो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी वो 0 डिग्री, क्योंकि नीचे जाने में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ऊपर की बात करें तो जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंगल जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर एंगल इंक्रीज होगा तो फाइनली इंफिनिटी तक जाएगा तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो पाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से जो b की वैल्यू देखेंगे वो देखेंगे म्यू नॉट i बाई 4 पाई इनटू sin थीटा 2 यानी sin पाई बाई 2 और प्लस किसके, तो sin 0 के बराबर। यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, तो म्यू नॉट i अपॉन किसके 4 पाई के बराबर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। यहाँ से देखो इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर हमें एक इनफाइनाइट वायर के कारण अगर कैलकुलेट करना हो, इनफाइनाइट वायर के कारण अगर हम कैलकुलेट करें डी डिस्टेंस पे, तो इस केस में ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इंफिनिटी तक जा रहा होगा कि सॉरी ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा म्यू नॉट i बाई 4 पाई d इनटू sin पाई बाई 2
प्लस साइन पाई बाई 2। ध्यान रखना जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ना आप लोग मार्क करते जाना अपने कॉपी में, क्योंकि उसमें तो काफी एडिशनल चीजें भी पढ़ाई गई होंगी, तो मार्क कर लेना ताकि आपको पता चल सके कि हाँ यार बोर्ड के लिए ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो बाकी एक और चीज बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लिया करो। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग देखना है किसके कारण, एक सर्कुलर वायर के कारण, कि सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ये था हमारा स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं, ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये हो गया। यहां से अगर देखें तो r डिस्टेंस पे ये मान लेते हैं, ये कैपिटल R इसका रेडियस है, और एक काम करते हैं इसको x मान लेते हैं। ये बेसिकली जो है कि ये जो सर्कुलर लूप है तो वहां से इसके वायर से इसका जो सेंटर है उसके परपेंडिकुलर, यानी जो प्लेन ऑफ द सर्कल है उसके परपेंडिकुलर हम लोग ले रहे हैं ये वाली लाइन, जो कि सेंटर से पास हो रहा है और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है वो सिर्फ एक डीएल लेंथ के वायर के कारण पता है। तो डीएल लेंथ के वायर के कारण अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे मान लेते हैं डीएल लेंथ ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ये डीएल हो गया, और ये हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने ले लिया जेड के बराबर। ये बेसिकली ऐसा एक अरेंजमेंट है, और यहाँ से हम लोग डीएल लेंथ ले रहे हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ये वाला। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो डीएल के परपेंडिकुलर होगा, जो हमने देखा था यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देखा था कि dv इक्वल्स टू किसके बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन किसके आर क्यूब के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से देखो ये डीएल इधर की तरफ है, आर इधर की तरफ है, तो इससे परपेंडिकुलर होगा कुछ इस डायरेक्शन। ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड डीवी का डायरेक्शन। ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया कितना, थीटा। ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, ये हमारा एक्सेस है, और यहां से हम लोग ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये हमने ले लिया थीटा, ये जेड, ये एक्स के बराबर। ठीक है, तो dv इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i इनटू dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो dl और r के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां से अगर मान लो dl अगर ऐसे हो रहा है और r अगर इस तरह है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो यहां से थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो हमें जो एंगल फॉर्म करना है ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर, 90 माइनस थीटा। अब एक और बात देखो कि जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे भी ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, और ये किसके बराबर, तो 90 माइनस थीटा है। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, बचेगा कौन सा, तो cos 90 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट। तो जो dv नेट आएगा, यानी dv एक तरीके से अगर अलोंग द एक्सिस अगर बात करें dvx इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i इंटू dl इंटू r साइन थीटा, r साइन 90 हो जाएगा, और अपॉन में कितना, तो r क्यूब, और फिर इसका cos कंपोनेंट जो कि cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, जो कि x वाला, y वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई i, r से ये कैंसिल आउट हुआ, i इंटू dl अपॉन r क्यूब, सॉरी r स्क्वायर, और इनटू cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा sin थीटा के बराबर। ठीक है, जो sin थीटा है वो इस पूरे पार्ट के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से अगर देखो ये एक्सिस हो गया और ये अगर पूरा एंगल जो होगा वो सेम ही बनाएगा, हर एक पॉइंट जो होगा वो सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। तो थीटा कांस्टेंट, r जो है 1 मिनट का, r की जगह पे हमें z क्यूब लेना है, r की जगह पे हमें z लेना है, या एक काम करते हैं इसी को r भी ले लेते हैं, ये हमारा r क्यूब
ये भी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आर भी क्या है, हर एक पॉइंट के लिए सेम, थीटा भी सेम, तो बस वेरिएबल कौन सा होगा, तो डीएल। तो यहाँ से ये आएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और इंटू डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, 2 पाई इंटू आर। यहां से अगर सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा अपने पास b इक्वल्स टू किसके बराबर, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कैपिटल आर अपॉन किसके, स्मॉल आर, और यहां से आर स्क्वायर है तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और इनटू कैपिटल आर, तो ये बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन दिस। तो आर स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल आर जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, सॉरी जो ये दोनों अगर देखें तो यहाँ से ये एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, ये x और ये r, तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वैल्यू पुट करोगे तो b इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट इनटू आई आर स्क्वायर अपॉन 4 4 नहीं, इसमें 2 पाई से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई होगा 2 इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर किसके 3/2 के बराबर, यही आएगा। और अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स जो हो वो अगर n हो, जैसे एक ही सर्कुलर लूप के ऊपर बहुत सारे अगर टर्न्स हो, तो n जो हो अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो b इक्वल्स टू किसके बराबर, तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बाई 2 इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर किसके 3/2 के बराबर। और इसका जो कर्व होगा, इसका कर्व जो आएगा कि b का और स्मॉल r का, तो यहां से देखेंगे कि जब x की वैल्यू 0 यानी एट सेंटर की बात कर रहे हैं, कि जो सर्कल है ये सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे अगर हम लोग बात करें तो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये किसके बराबर r क्यूब, तो जो b की वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट n आई अपॉन म्यू नॉट n आई अपॉन किसके, तो 2r के बराबर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे अगर देखें तो यहाँ से सपोज ये अगर सेंटर वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, तो ये कर्व जो आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, ये सेंटर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट b इक्वल्स टू जो होता है वो होता है म्यू नॉट इनटू n इनटू i अपॉन किसके, तो 2r के बराबर, ठीक है। ये सेंटर वाला पॉइंट होता है। जैसे जैसे इधर जाएंगे या इधर की तरफ जाएंगे, यानी एक सर्कुलर लूप के इधर साइड जाओ या पीछे साइड जाओ, दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, तुम लोग कोई डाउट तो नहीं है। चलो इसके बाद हमें देखना है कि अगर मान लो कि कोई थीटा एंगल का अगर आर्क हो तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हो। ये जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई थीटा एंगल का आर्क हो और उसके कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये इधर से आई करंट का फ्लो हो, तो जो B इक्वल्स टू आएगा वो आएगा म्यू नॉट n रेडियस r म्यू नॉट n आई अपॉन 4 पाई r इनटू किसके थीटा के बराबर, ठीक है। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, तो जो भी थीटा एंगल फॉर्म हो रहा होगा थीटा एंगल के आर्क के कारण, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें देखना है अब इसके बाद हमें देखना है कि सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए। एक केस हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे हैं कि रियल सोलेनोइड है, और दूसरा एक और आता है आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या होगा कि जो उसका रेडियस होगा, सोलेनोइड सभी को पता होगा कि अगर एक कॉइल का इस तरीके से बाइंडिंग करें हम लोग, कोई भी अगर रॉड है उसके ऊपर अगर इस तरह की बाइंडिंग हमने कर ली
तो वाइंडिंग अगर की तो इसके ऊपर ऐसा करंट अगर फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। रियल सोलेनॉइड हमारा जो नॉर्मल एक्चुअल सोलेनॉइड होगा जो कि हमें प्रैक्टिकल यूज करते हैं वो हो गया। आइडियल सोलेनॉइड का केस हम लोग मानते हैं कि जो इसका जो रेडियस होगा तो वो वेरी वेरी लेस देन होगा इससे जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, आर जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन किससे होगा, एल से। मतलब जो इसका जो डायमेंशन होगा, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए सोलेनॉइड की, वो इसके रेडियस से काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट कैसा सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड। तो हमें अभी एक रियल सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो बेसिकली ये जो वाइंडिंग करते हैं उस केस में हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां से अगर देखें तो करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा और यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ये सोलेनॉइड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको कुछ या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है यानी क्रॉस, और जब नीचे वाले एंड पे देखेंगे तो यहां से जो करंट होगा वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अब एक बार देखो, यहां से अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो जबकि ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाला एंड जो है वो θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है और ये जो एंड है वो θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है। जो दूसरा एंड है वो θ2 और जो पहला एंड है वो θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये θ2 ये θ1। तो हम लोग ये काम करते हैं कि यहां से लेकर मान लेते हैं इस वाले में आई करंट का फ्लो हो रहा है, आई जो है वो सोलेनॉइड के थ्रू करंट, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात होगी कि यूनिट लेंथ पे कितना कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें कि x डिस्टेंस पे जा करके अगर हम लोग dx थिकनेस का ये पूरा पार्ट कंसीडर अगर करें तो ये रहेगा तो सर्कुलर ही। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्म्स होंगे काफी, जो अगर सोलेनॉइड फॉर्मेशन के लिए जब अगर हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं तो एक दूसरे के काफी क्लोज रहते हैं। तो अगर एक dx लेंथ का भी अगर वायर कंसीडर कर रहे हैं तो इस केस में भी क्या होगा, बाइंडिंग जो होगी वो ज्यादा होगी काफी, मान लो किसके बराबर होगी, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स की जो वैल्यू होगी वो होगी n into dx के बराबर, n into dx के बराबर। तो यहां से I करंट का फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एक सर्कुलर कॉइल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सर्कुलर कॉइल के कारण क्या होता है, म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू जो इसका रेडियस r स्क्वायर अपॉन 2 इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, यहां से अगर देखें तो ये रेडियस हम लोग ले लेते हैं r के बराबर, ये रेडियस r है, और यहां से अगर हम लोग देखें तो इस सर्कुलर टर्न से कितनी दूरी पे ला रहे हैं, x दूरी पे ला रहे हैं। तो जो b की वैल्यू है वो है म्यू नॉट इनटू n, जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो किसके बराबर, n इनटू dx इनटू करंट जो है वो I भी फ्लो हो रहा है इनटू r स्क्वायर जो इसका रेडियस है, और अपॉन 2 इनटू यहां से ये किसके बराबर आएगा, तो 2 इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 के बराबर। ये हमारा किसके कारण होगा, तो इस ये जो सर्कुलर टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट के तौर पे उसके कारण होगा। ठीक है, अब यहां से देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन कौन सा x जो है वो वेरी कर रहा है, x अगर वेरी कर रहा है तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल। ये जो हमने जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो यहां से अगर देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू r अपॉन x के बराबर, यानी x इक्वल्स टू किसके बराबर, r, tan का क्या होगा cot थीटा, और dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dx by d थीटा इक्वल्स टू r, और
cot थीटा का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है? dx by d थीटा अगर देखें तो dx by d थीटा इक्वल्स टू r और cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, यानी dx इक्वल्स टू जो आएगा वो किसके बराबर? तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर। अब यहां से उठाकर के पुट करें तो b इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? तो म्यू नॉट इनटू n i r स्क्वायर इनटू dx की जगह पर हम लिखेंगे r cosec स्क्वायर थीटा या d थीटा और माइनस साइन के साथ लिख देते हैं और अपॉन में आएगा 2 इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर? तो म्यू नॉट n i r स्क्वायर माइनस ऑफ r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा और अपॉन में ये अगर देखेंगे तो ये r स्क्वायर कॉमन ले लो तो 2r स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर और cosec स्क्वायर थीटा यानी ये हो जाएगा cosec क्यूब थीटा। तो यहां से फाइनली इससे कैंसिल आउट होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और बचेगा कितना? तो म्यू नॉट n i by 2 इनटू r और ये कितना हो जाएगा? 1 by cos है तो ये cosec है तो sin थीटा, sin थीटा d थीटा इंटीग्रेट करेगा और माइनस साइन के साथ। जब sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos थीटा तो ये प्लस हो जाएगा तो म्यू नॉट n i r by 2 और इनटू जो cos थीटा आएगा उसकी लिमिट हम लोग कहां से कहां तक? तो थीटा 2 से थीटा 1 तक, थीटा 2 से थीटा 1। तो फाइनली म्यू नॉट इनटू n i r by 2 और ये किसके बराबर आएगा? तो cos थीटा 1 माइनस किसके? तो cos थीटा 2 के बराबर। ये होगा किसके लिए? जो रियल सॉलिनॉइड है। अगर हम आइडियल सॉलिनॉइड का केस देखें तो आइडियल सॉलिनॉइड के केस में क्या होगा कि अगर सपोज ये रेडियस काफी कम हो गया तो ये लगभग 0 पे पहुंच जाएगा और ये लगभग पाई पे पहुंचेगा। तो थीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री और थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो पाई में बराबर। तो जो b इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट इनटू n i by 2 इनटू cos थीटा 1 कितना है? cos पाई माइनस cos 0 डिग्री। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर? तो म्यू नॉट n i by 2 माइनस 1 ये फाइनली किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट n i के बराबर। तो ये जो होगा ये किसके लिए? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो हमारा सॉलिनॉइड होगा वो कैसा होगा? तो आइडियल सॉलिनॉइड हो जाएगा। ठीक है, आइडियल सॉलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू n i के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसके बाद देखना हमें एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ देखें तो उसमें ये बताया था, जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ जो देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी के सिमिलर है। इसमें ये बताया गया था कि जो अगर मान लो अपने पास अगर बहुत सारे करंट कैरिंग वायर है, ये सपोज I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ऐसे बहुत सारे करंट कैरिंग वायर हैं, ये I4 मान लो, ये I5 मान लो। तो अगर इसके कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जो अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसने एक्सप्रेशन दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ये लाइन इंटीग्रल को शो करेगा। ये जो है वो लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के लिए बात हो रही है, लाइन इंटीग्रल और क्लोज लूप पे जो है वो लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। तो b डॉट dl जो आएगा वो किसके बराबर? तो म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज के बराबर हो। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक, जैसे अगर मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मान लिया तो हमारा dl भी हम इसी में मानेंगे और उसके हिसाब से जो करंट का डायरेक्शन आएगा, जैसे हमने अगर मान लो सपोज मान लेते हैं कि ये वाले वायर को हम पॉजिटिव लेते हैं
अगर ये वाले वायर को पॉजिटिव ले तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ और जो डीएल होगा वो भी इधर की तरफ है, तो यहाँ से थीटा 0 और ये अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हमारा कैसा आएगा नेगेटिव। तो जो आई इनक्लोज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये दिस I2 प्लस I3 माइनस ऑफ किसके I1 के बराबर, और B डॉट DL इक्वल्स टू किसके बराबर म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज। लेकिन जो B की जो वैल्यू आती है ये B जो होता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो भी पॉइंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि केवल इन वायर के कारण, जितने भी वायर इनसाइड है या आउटसाइड हैं सबके कारण हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है एम्पीयर सर्किट लॉ, ठीक है। अब इसका यूज करके अगर मान लो हमें एक इनफाइनाइट वायर के कारण निकालना, तो इनफाइनाइट वायर के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो इस पॉइंट पे जो कि कितने डिस्टेंस पे है d डिस्टेंस पे, वैसे ये जो लॉ है वो वैलिड हर जगह है, लेकिन हम लोग यूज जो करेंगे वो कहां पे करेंगे जब हमारा जो अरेंजमेंट हो वो सिमेट्रिकल हो, ताकि हम प्रॉपर इंटीग्रेट कर पाए। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई इन जनरल लूप की लेंथ ले लिया, हमने ऐसा लूप ले लिया, तो इस केस में अगर इन जनरल लिया तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो इसीलिए जो हम लोग एम्पीयर सर्किटल लॉ जो अप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक वाले लूप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है इनफाइनाइट वायर के द्वारा, तो एक सर्कल कंसीडर कर लो। सर्कल पे हमने मान लिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ है तो dl भी इधर की तरफ हो गया और b भी हम इधर ही मान रहे हैं, तो थीटा हमारे पास किसके 0 डिग्री। ये I करंट सपोज फ्लो हो रहा है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज के बराबर। तो b डॉट dl यानी b इनटू dl इनटू cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। यहां से फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो ये जो है d है डिस्टेंस, तो b इनटू इंटीग्रेट करोगे 2 पाई d इक्वल्स टू किसके बराबर म्यू नॉट इनटू I, यानी b इक्वल्स टू जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 पाई d के बराबर। ये हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू किसके बराबर, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d के बराबर। अब अगर इसके बाद देखो जैसे मान लो अगर हम एक केस ले रहे हैं कि एक हॉलो वायर ले रहे हैं और एक सॉलिड वायर ले रहे हैं, ठीक है, दोनों केस ले रहे हैं। यहां से एक हमने ले लिया एक हॉलो वायर और दूसरा एक ले लिया सॉलिड वायर। मतलब यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है इधर से, तो ये सिर्फ इस सरफेस के ऊपर हो रहा है। जो हमने ये वायर लिया वो केवल सरफेस के ऊपर करंट का फ्लो हो रहा है। और दूसरा केस ले लेते हैं जब हमारा पूरा सॉलिड के अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब इस ये जो वायर है इसके अंदर हर जगह पे करंट प्रेजेंट है। हर जगह पे करंट प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया, जैसे इस केस में अगर देखें तो ये ऊपर से अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि करंट जो है वो केवल बाहर निकल रहा है, यहाँ पे केवल यहाँ पे हर जगह करंट है, सिर्फ पेरिफेरी के ऊपर करंट प्रेजेंट है। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो पूरे हर जगह प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ भी यहाँ हर जगह प्रेजेंट होगा करंट। अब इस केस में अगर हम लोग देखें जहां पे जो करंट डेंसिटी दे रखा है वो J के बराबर है और रेडियस इसका दे रखा है कैपिटल R और इसका भी रेडियस दे रखा है कैपिटल R। तो केस फर्स्ट देखते हैं कि जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी। तो यहां से अगर हम लोग अप्लाई करेंगे B डॉट dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू I इनक्लोज्ड जो होगा वो किसके बराबर 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से B की वैल्यू क्या आएगी 0। वही अगर B केस देखें कि अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R देखें तो B डॉट dl की वैल्यू अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर, तो म्यू नॉट इनटू I इक्वल्स, मतलब अगर मान लीजिए पूरा का पूरा I करंट फ्लो हो रहा है तो अगर हम इसके बाहर किसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं
तो अगर हम यहाँ से देख ले, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर लूप देखे, तो करंट जो आएगा वो किसके बराबर, टोटल करंट ये हमारा कितना इनक्लोज होगा, आई के बराबर, तो म्यू नॉट इनटू आई। और बी भी हम अगर मान लो इधर की तरफ कंसीडर करें, और एल भी जो है वो इधर की तरफ है, डीएल भी, तो फिर से ये किसके बराबर होगा, बी डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। तो बी इक्वल्स टू किसके बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन जो डीएल का पूरा इंटीग्रेशन आएगा वो किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर। और वही जब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर होगा तो बी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इनटू कैपिटल आर। तो जिसका ग्राफ आएगा वो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ये आर है, पहले तो जीरो रहेगा और उसके बाद क्या होगा, तो इस तरह से वैरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां से अगर देखें फर्स्ट केस कि जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ पे करंट एलिमेंट है, अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो यहाँ से पास होता हुआ एक लूप ले लो, पास होता हुआ अगर लूप ले लेंगे तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, यानी बी इनटू एल, डीएल का इंटीग्रेशन, बी तो कांस्टेंट होगा, बी भी इधर ही मान लेते हैं और डीएल भी इधर की तरफ नीचे मान लो, तो ये किसके बराबर होगा, तो म्यू नॉट इनटू टोटल करंट आई, और यहां से डीएल का इंटीग्रेशन जो आएगा वो 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, 2 पाई आर के बराबर, तो म्यू नॉट इनटू आई अपॉन कितना 2 पाई इनटू स्मॉल आर। हम इस वाली लाइन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये वाली रेडियस कंसीडर करनी रहेगी। सेकंड पार्ट अगर देखें तो r अगर लेस देन कैपिटल r लेस देन कैपिटल R हो तो b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i इनक्लोज, ये किसके बराबर, b इनटू, फिर से अगर इसके अंदर अगर हम लोग कंसीडर करें, इसके अंदर कंसीडर करें तो जो करंट एलिमेंट है वो इस रीजन में प्रेजेंट है, तो यहां से ये किसके बराबर आएगा, तो म्यू नॉट g इनटू, ये इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 पाई इनटू स्मॉल r के बराबर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज की वैल्यू जो देखेंगे तो मान लो ये करंट डेंसिटी j है और ये वाला एरिया किसके बराबर, पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, तो फाइनली ये b इक्वल्स टू जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट j r/2 के बराबर, यानी जो b होगा वो प्रोपोर्शनल टू r के बराबर होगा। और जब स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R तो दोनों में से किसी में पुट करोगे वही आंसर आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी पहले इनर पॉइंट के लिए स्मॉल r के प्रोपोर्शनल और बाद के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरीके का आएगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड और ये होगा r के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके कारण हमारा करंट एलिमेंट एक सॉलिनॉइड हो गया, और क्या होगा अपना एम्पीयर सर्किल लॉ। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आइडियल सॉलिनॉइड के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो एम्पीयर सर्किल लॉ का यूज करके, चलो यहाँ से देखो आइडियल सॉलिनॉइड के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ये मान लो करंट अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ से और इस वाले पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्चुअल में वो क्या होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक एम्पीरियल लूप अगर कुछ इस तरीके का कंसीडर करें तो यहाँ से देखिए हमने ये डायरेक्शन हम लोग डीएल का ले ले रहे हैं, इसको ले लेते हैं ए बी सी और डी।
तो हम ये लूप के लिए अगर अप्लाई करें बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन क्लोर। बी डॉट डी एल अगर हम कंसिडर करें तो बी भी इधर की तरफ है, डी एल इधर की तरफ। तो एक एक पार्ट के लिए अगर हमें सेपरेट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये किसके लिए, तो ए बी के लिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल किसके लिए, बी सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल सी डी के लिए और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल हम लोग करेंगे बी ए के लिए और इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनटू। जहां से अगर वैल्यू देखें इसका, तो ए बी के केस में डीएल जो है इधर के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थीटा 90 डिग्री हो गया और इस कारण से ये 0 होगा। इस वाले केस में देखें तो बाहर जो है बीसी में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो बी इक्वल्स टू होगा 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। सीडी का केस देखें तो सीडी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये भी 0। और डी ए के लिए देखें तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो ले लेते हैं टोटल लेंथ जो लेते हैं वो l के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इनटू cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, अगर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इनटू l, और एक से करंट आई है तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, n इनटू l इनटू i। तो फाइनली b इक्वल्स टू म्यू नॉट n इनटू l इनटू i अपॉन कितना, तो dl का इंटीग्रेशन 0 से l करोगे तो ये l से l कैंसिल आउट होगा, तो b इक्वल्स टू जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट इनटू n इनटू i के बराबर। अब इसके बाद देखो, अगर हमें एक टॉरॉइड के कारण देखें, टॉरॉइड के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो बेसिकली टॉरॉइड फॉर्म कैसे होगा, तो सिंपली अगर एक आइडियल सोलेनॉइड ले लो, उसके दोनों एंड को अगर एक दूसरे से ज्वाइन कर दे तो उसके कारण हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये कुछ ऐसा टर्न्स होगा इसके ऊपर और ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है और ये करंट मान लेते हैं अंदर की तरफ। यहां से अगर देखें तो जो हम लोग ये मीन रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, और जो हमें एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है तो वो ये ड्रॉ कर दिया आपने, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर के बराबर। फिर इसके लिए अप्लाई करें तो v डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू। अब यहाँ से देखें तो अगर मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा और डीएल भी हम इधर की तरफ ले लेंगे, थीटा फिर से 0, तो v इंटू डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू ये जो आई क्लोज होगा तो वो किसके बराबर, तो ये हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल एन अपॉन कितना 2 पाई इनटू कैपिटल आर और इनटू आई। ये हमने मान लिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये पूरी लेंथ हो गई, तो n अपॉन 2 पाई आर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एक लेंथ। ये n जो आएगा वो हम लोग ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट आई। यहां से इंटीग्रेट करोगे तो b into 2 pi into capital R equals to mu naught into n into I। तो b equals to mu naught into n into I upon 2 pi capital R। n by 2 pi R जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा, b equals to जो आएगा वो किसके बराबर, तो mu naught into small n into I के बराबर। अब इसके बाद अगर हमें देखना है कि एक चार्ज के कारण, मूविंग चार्ज के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। मूविंग चार्ज के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो dt टाइम में कितना दूर चलेगा, v dt, ये लेंथ v dt के बराबर होगा। तो यहां से अगर देखें तो जो b एक करंट कैरिंग वायर के कारण होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई i इंटू dl क्रॉस r अपॉन किसके, r क्यूब के बराबर। तो i को जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो i इक्वल्स टू लिख देंगे dq बाई dt म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू i इक्वल्स टू q बाई dt, क्योंकि dt टाइम में इतना क्रॉस किया है, इंटू dl को क्या लिखेंगे
ये हो गया हमारा डीएल लेंथ, और डीएल लेंथ को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर dt क्रॉस r अपॉन कितना, r क्यूब। dt से dt कैंसिल आउट होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई q इनटू b क्रॉस r अपॉन किसके, तो r क्यूब के बराबर। ये हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, तो ये किसी मूविंग चार्ज के कारण, ठीक है।